So in today's class, what I have for you today, I have taken जॉर्ज एलियट। आज हम लोग जो बात करेंगे जॉर्ज एलियट को लेकर के बात करेंगे। और जॉर्ज एलियट का जो ओरिजिनल नेम है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जॉर्ज एलियट का ओरिजिनल नेम क्या था। मेरी एंड इवाल्स, MARY, मेरी, ANN इवाल्स, EVANS। तो जॉर्ज एलियट का ओरिजिनल नेम मेरी एंड इवाल्स था। और दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है कि शी वॉज बोर्न ऑन 22 नवंबर 1819। उनका जो जन्म हुआ है 22 नवंबर 1819 को, एंड डाइड ऑन 22 दिसंबर 1880। और उनका जो डेथ हुआ है 22 दिसंबर 1880 को। तो हियर इज फॉर यू, व्हाट हियर इज for you, Mary Ann Evans, a well-known novelist, short story writer, poet and translator, journalist of Victorian age। किस एज की रही है? विक्टोरियन एज की रही है। She was born on 22 November 1819, died 22 December 1880। और कभी कभार उनका अल्टरनेटिवली आप नेम कह सकते हैं, या उनका स्पेलिंग ये भी लिखा गया है, मेरी एनी आर मेरियन। ये भी स्पेलिंग उनके नाम का मिलता है, मेरी एनी मेरियन। बट एक्चुअली यू विल कम टू नो मेरी एंड इवाज उनका ओरिजिनल नेम था। उन्होंने अपना एक पेन नेम एडॉप्ट किया, और उनका जो पेन नेम था जॉर्ज एलियट। और जॉर्ज एलियट के ही नाम से उन्होंने नॉवेल्स वगैरह लिखे। शी हैज रिटन 7 नॉवेल्स। उनका जो पूरा नॉवेल रहा है 7 नॉवेल्स रहा है। और जिस एज से बिलोंग करती है वह विक्टोरियन एज था, जहाँ पे रियलिज्म की बातें होती है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मेकेनाइजेशन है, अर्बेनाइजेशन है, एलियनेशन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, concept of imperialism, colonialism, these things we see, mass migration of the people। तो उस जो है सिचुएशन में, अंडर दीज सिचुएशंस शी वाज ब्रॉट अप। उनका जो पालन पोषण हुआ इसी परिस्थिति में होता है। तो मेरी एंड इवांस, जो कि विक्टोरियन एज की बेहतरीन नॉवलिस्ट है, जर्नलिस्ट है, पोएट है, ट्रांसलेटर है, और एक लीडिंग राइटर्स ऑफ विक्टोरियन ईरा की। किस एज की रही है? विक्टोरियन एज की रही है। उन्होंने टोटल क्या किया? शी रोट 7 नॉवेल्स। हाउ मेनी नॉवेल्स शी रोट? शी रोट 7 नॉवेल्स। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। वो उन्होंने 7 नॉवेल्स लिखा है, शी रोट 7 नॉवेल्स। और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं सारे नॉवेल्स का लेकर के उसका, आई एम नॉट सेइंग कि मैं पूरा स्टोरी कवर कर सकता हूँ, लेकिन हमें इनकी इन नॉवेल्स का स्टोरी और कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। कुछ नॉवेल्स जो मैं इसके बाद में लूंगा। तो शी रोट 7 नॉवेल्स। उसमें से एक नॉवेल उनका है एडम बीड, ADAM, एडम बीड, BD, एडम बीड ने 1859 में आया है। दूसरा है द मिल ऑन द फ्लास। द मिल ऑन द फ्लास काफी इंपॉर्टेंट है in most of the universities and colleges, it's in syllabus, so you have to remember she has written 7 novels: Adam Bede 1859, The Mill on the Floss 1860, Silas Mariner 1861, रोमोला 1862 और 63। जो रोमोला का डेट 2 दिया गया है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। हुआ क्या है कि 1862 में उसके कुछ अंश जो है न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए, और कुछ 1863 में पब्लिश हुए। तो अगर कभी डेट आता है कि कब पब्लिश हुआ, तो जो पहला वाला डेट होता है वही माना जाता है। बाकी कंप्लीट डेट तो 63 होगा कि फाइनली एकदम से जो पब्लिकेशन हुआ। तो शी हैज रिटन 7 नॉवेल्स: एडम बीड 1859, द मिल ऑन द फ्लास 1860, सिलास मैरिनर 1861, रोमोला 1862-63, फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल 1866, फेलिक्स हॉल्ट, FELIX, फेलिक्स हॉल्ट, HOLT, हॉल्ट द रेडिकल 1866, मिडिल मार्च 1871-72, Daniel Deronda 1876। So these things you come to know. What these things you come to know? She has written 7 ब्यूटीफुल नॉवेल्स। उन्होंने 7 इंपॉर्टेंट या ब्यूटीफुल नॉवेल्स लिखा है। और जो नॉवेल है वो सब आपके सामने है। जो नॉवेल है वो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि यू मस्ट नो
not only the name of the novels but also the date which is mentioned या put in bracket, वो चीज आपको जानना जरूरी है। एडम बीन 1859 में, द मिल ऑन द फ्लास 1860 में, सिलास मैरिनर 1861 में, और उसके बाद रोमोला 1862-63। मैंने आपको बताया किसी नावल का अगर दो डेट दिया है जिसका मतलब उसके कुछ अंश, सम पार्ट्स ऑफ दैट नावल पब्लिश्ड इन एनी न्यूज़पेपर और जर्नल, तो 1862 में, और उसका कंप्लीट कब हुआ 63 में। फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल 1866, मिडिल मार्च 1871-72, डैनियल डी रोंडा 1876। इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस यू विल कम टू नो, एक केवल यही चीज पूछा गया है कि ये नावल किसने लिखा है। जैसे डैनियल डी रोंडा, मिडिल मार्च है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि दीज आर द नॉवेल्स ऑफ George Eliot, and George Eliot was the pen name of whom? George Eliot was the pen name of Mary Ann Evans. Mary Ann Evans का, and she belongs to Victorian age, famous as a novelist। और वो किस कैटेगरी की नॉवलिस्ट है? जिस कैटेगरी में चार्ल्स डिकेंस आते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। वो उसी कैटेगरी की नॉवलिस्ट है जिस कैटेगरी में चार्ल्स डिकेंस आते हैं। और उन्होंने अपना जो नावल लिखा है, ऐसा नहीं कि किसी बड़े शहर को लेकर के लिखा, लंदन की गलियों को लेकर के लिखा, लंदन के कल्चर को या वहां के फैशन को लेकर के लिखा, नो नॉट एट ऑल। जो प्रोविंशियल इंग्लैंड था, प्रोविंशियल इंग्लैंड मतलब जो क्षेत्रीय इंग्लैंड, किसी इंग्लैंड के किसी क्षेत्र विशेष की जमीन को या इंग्लैंड के किसी विशेष क्षेत्र को, वहां की आबो हवा, वहां का क्लाइमेट, वहां का कल्चर, वहां का कैरेक्टर, लेकिन उसको लिखते समय उन्होंने उसको जनरलाइज कर दिया। तो वो जो है क्या कह सकते हैं, आपकी विक्टोरियन एज के जो महान नॉवलिस्ट है, जैसे चार्ल्स डिकेंस है, थॉमस हार्डी है, उस कैटेगरी में वो आती है। शी इमर्ज फ्रॉम प्रोविंशियल इंग्लैंड, वो प्रोविंशियल इंग्लैंड से इमर्ज हुई है। मोस्ट ऑफ हर वर्क्स आर सेट देयर, हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर। उनके नावल में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अंडरलाइन करके रखना चाहिए। हर वर्क्स आर नोन, या हर वर्क्स आर नोन फॉर व्हाट? रियलिज्म और साइकोलॉजिकल इंसाइट। डोंट फॉरगेट दीज टू थिंग्स। उनका जो वर्क है दो चीजों के लिए फेमस रहा है, रियलिज्म के लिए और साइकोलॉजिकल इंसाइट के लिए। तो गिव मी फीडबैक, आई विल आस्क सम क्वेश्चन। अच्छा, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सेंस ऑफ प्लेस एंड डिटेल डिपिक्शन, इसके अलावा जो रियलिज्म है, साइकोलॉजिकल इंसाइट है, सेंस ऑफ प्लेस एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्री साइड। और जो कंट्री साइड इंग्लैंड है, जो प्रोविंशियल इंग्लैंड है, जो ग्रामीण इंग्लैंड है, जो आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड जो रूरल इंग्लैंड है, उसका डिपिक्शन बहुत डिटेल में उन्होंने किया हुआ है। वहाँ की कल्चर, आबो हवा, वहाँ की मिट्टी की खुशबू, कैरेक्टर, जीने का तरीका, दिस थिंग्स यू कैन जस्ट सी। ये पोर्ट्रेट है जॉर्ज एलियट का, और यहाँ पे लिखा गया है मेरी एंड निवास 1850 में था। मेरी एंड निवास पहली बात हो चुकी, 22 नवंबर 1819 को जन्म हुआ था डनीटन वाविकशायर इंग्लैंड में उनका। तो ये सब चीजें इस पेज से, आई जस्ट वांट टू नो सम क्वेश्चन। जल्दी जल्दी खटाखट बताइएगा, चाहे माइक ओपन करके बताइए, चाहे आप जो मैसेज चैट बॉक्स में लिख करके। मेरी एंड इवेंस वाज बोर्न व्हिच ईयर एंड व्हाट वाज द डेट? 1819, 22nd November. 22 नवंबर 1819। मेरी एंड इवेंस का पेन नेम क्या था? व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ मेरी एंड इवेंस? George Eliot. जॉर्ज एलियट। एंड शी डाइड व्हिच ईयर? She died in 1880. 1880, 22nd December 1880. She was famous as, she was famous as dramatist, novelist, Novelist. poet, Novelist. journalist. novelist, novelist, poet, journalist, translator। अगर नहीं फेमस है तो किस रूप में? ड्रामेटिस्ट। तो ये एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है। शी हैज नॉट रिटन ड्रामा, she was not famous as a critic, she was not famous as a dramatist, but she was famous as a novelist, poet, journalist, translator। she belongs to which age? किस एज से बिलोंग करती है? Victorian age. Victorian, Victorian era, she belongs to Victorian era। she wrote how many novels? 7. 7. Seven novels, she wrote 7 novels।
एंड जो 7 नॉवेल्स उन्होंने लिखा, एक नॉवेल का नाम है एडम बीडे. यू हैव टू टेल ओनली डेट. व्हाट इज द डेट? 1859. 1859. She wrote 7 novels and Ada Bede 1859. The Mill on the Floss, which year she wrote? 1860. 1860. The Last Mariner she wrote? 1861. 1861. The Last Mariner she wrote in 1861. Romola she wrote 1862. 63. 1862 to 1863. Felix Holt the Radical she wrote 1866. 1866. 1866. Middlemarch she wrote. 1871, 72. 72. Yeah, and Daniel Deronda 1876. 1876. 1876. So as a novelist, she can be compared with other novelists of England, especially of Victorian age. Tell me the name of those novelists. Dickens and Hardy. Charles Dickens and Hardy. I just want to know, why do you compare Dickens and Hardy? या why do you compare George Eliot with Dickens and Hardy? George Eliot की तुलना Dickens और Hardy से क्यों होती है? Because for realism, sir. Yes. And Yeah, realism, psychological insight and depiction of countryside England. और ये सारे आथर कैसे थे? They all belong, yeah, they all emerged from provincial England. They were not living in any मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी या बड़े शहरों में नहीं, बल्कि प्रोविंशियल इंग्लैंड के प्रोडक्ट हैं. और उनके नॉवेल में 3 चीजें देखने को मिलती है: रियलिज्म, साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड डिटेल्ड डिपिक्शन ऑफ द कंट्री साइड इंग्लैंड. सो आई थिंक कि ये पेज आपका कवर हो गया. किसी को कोई इशू तो नहीं है? No, sir. ओके. नाउ कम अनदर पेज. ये वही चीजें जो हम लोगों ने वहां डिस्कस किया. एट अ ग्लास में डाइड 22 दिसंबर 1880, 61. चेलिसा लंदन इंग्लैंड में डाइड हुई थी. दैट इज अनदर थिंग. ठीक है, उनका डेथ हुआ, वी नो इट. रेस्टिंग प्लेस ये थोड़ा सा जरूरी होता है कि कहाँ उनको दफनाया गया. हाई गेट सिमेट्री ईस्ट, हाई गेट लंदन. उनका जो रेस्टिंग प्लेस है कौन सा है? हाई गेट सिमेट्री ईस्ट, हाई गेट लंदन. पेन नेम क्या रहा है? जॉर्ज एलियट रहा है. उनका ऑक्यूपेशन क्या था? नॉवेलिस्ट, पोएट, जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर. किस पीरियड से बिलोंग करती है? विक्टोरियन एज से. नोटेबल वर्क्स क्या था? सीन्स ऑफ क्लेरिकल लाइफ. उनका ये नोटेबल वर्क था. सीन्स ऑफ क्लेरिकल लाइफ 1858. एडम बीडे 1859. द मिल ऑन द फ्लॉस 1860. सी लास्ट मैरिनर 1861. रोमोला 1862 1863. फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल 1866. मिडिल मार्च 1871 72. डैनियल डिरोडा 1876. उनके हस्बैंड का नाम क्या था? जॉन क्रॉस. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. शी मैरिड, whom she married? John Cross. But before marrying John Cross, she was live in relationship with George Henry Lewis. She didn't marry with George Henry Lewis, but she was in relationship with this man partner, and she had some sons and daughters with this man. बाद में 1880 में उन्होंने क्या किया था? जॉन क्रॉस से मैरिज कर ली थी, लेकिन 1880 में उनकी डेथ भी हो जाती है मैरिज के बाद. सो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको उनका जन्म भी पता है, डेथ भी पता है, कहाँ दफनाई गई है. हाई गेट सिमेट्री ईस्ट, हाई गेट लंदन. और 2 नए पॉइंट मिल रहे हैं. एक तो उनके स्पाउस का नाम, हस्बैंड का नाम जॉन क्रॉस, और इन्होंने मैरिज उनसे कब किया था? 1880 में. उनके पार्टनर कौन रहे हैं? जॉर्ज हेनरी लेविस. पार्टनर का मतलब शी वाज इन लिव विद रिलेशनशिप विद दिस मैन जॉर्ज हेनरी लेविस. ये सब चीजें रही है. सेकेंड थिंग यू कम टू नो, एंड व्हाट इज दैट? द मिडिल मार्च जो नॉवेल है,
उसको लेकर के क्या बात कही गई है। मिडिल मार्च उनका नावल बड़ा फेमस है, डिस्क्राइब बाय द नॉवलिस्ट वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ ने खुद इसको कहा एज वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश नॉवेल्स रिटन फॉर ग्रोन अप पीपल। तो ये बात आपको एक नया क्वेश्चन बन सकता है, बन सकता क्या है, बनता ही है कि आखिर अपने किस नावल को जॉर्ज एलियट ने कहा कि यह ग्रोन अप पीपल के लिए लिखा गया है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज मिडिल मार्च। एक क्वेश्चन है आपको ध्यान में रखना है। मार्टिन एमिस और जूलियन बार्नर दो क्रिटिक है, उन्होंने इस नावल को कहा द ग्रेटेस्ट नावल इन इंग्लिश लैंग्वेज। यह जो है एक महान नावल इंग्लिश लैंग्वेज में रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको वर्जीनिया वुल्फ तैयार करना है तो उनका 3 नावल आपको पढ़ना होगा। एक तो मिडिल मार्च पढ़ना होगा, दूसरा आपको पढ़ना है द मिल ऑन द फ्लास पढ़ना है, तीसरा आपको सिलास मायरनर पढ़ना है। ये 3 तो मैं रिकमेंड करता हूँ। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जिस लेवल की वो नॉवलिस्ट है उसको लेकर के, क्योंकि सिलास मैरिनर वाज इन सिलेबस इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद व्हेन वी वर परसुइंग एमए, परहैप्स इन एमए और बी आई एम मिसिंग हियर, लेकिन हम लोगों को पढ़ाया गया है। तो एक तो आपको ये समझना है कि जो आपका अल्मा मेटर है, मोस्ट प्रोबेबली जो लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के से जुड़े हुए हैं, तो आपका जो अल्मा मेटर है वहां पर इनका एक नॉवेल था व्हेन आई वाज देयर, दैट वाज व्हाट, दैट वाज सिलास मैरिनर। लेकिन उनका आपने खुद देखा मिडिल मार्च को लेके उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा नॉवेल है जो ग्रोन अप पीपल के लिए लिखा गया है। मार्टिन एमिस और जूलियन बार्नर जैसे क्रिटिक्स कहती हैं कि यह एक ऐसा नॉवेल है जो ग्रेटेस्ट नॉवेल इन इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आपको 2-3 नॉवेल पढ़ना होगा। वो पढ़ना क्या होगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसका स्टोरी कैरेक्टर, इस पर जो है बात करूंगा। हो सकता है कि किसी पर्सपेक्टिव से जेंडर स्टडीज फेमिनिज्म वहां पे आपको नजर आ जाए। तो ये सिलसिला तो कल से ही मैं शुरू करूंगा। इन चैट बॉक्स someone has written that is yeah, you all have given your answer. Milan the Flash is in BA. Manju is writing, good Manju. And Silas Mariner in second semester. Okay, that's good. तो ये सब चीजें हैं जो हमें क्वेश्चंस इन्हीं सब जगहों से आते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि you all are very conscious and you know about your syllabus, you also know कि what we have to study, हमें पढ़ना क्या क्या है। तो मैं आपसे फिर यहाँ पर कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ कि which novel about या which novel about which novel Virginia Woolf said one of the few English novels written for grown-up people. Middle March. Middle March, good, Middle March. And about which novel Martin Amis and Julian Barnes says that it was the greatest novel in English language. Middle March. मिडिल मार्च में लेना सर। Middle March. Who was the spouse of George Eliot? George Eliot की spouse का क्या नाम है? John Cross. John Cross. John Cross. उनकी spouse का नाम John Cross है। Who was the partner of George Eliot? George Henry Lewis. George Henry Lewis. George Henry Laws. George Henry Laws उनके रहे हैं। And you come to know कि what is the resting place? उनका resting place Highgate Cemetery. Highgate Cemetery, Highgate London. Highgate Cemetery. उनके जो नोटेबल वर्क्स रहे उस तुरंत मुझे फटाफट उसकी फिर से डेट बता दीजिए। सीन्स ऑफ क्लेरिकल लाइफ 1858 1858, एडम बीड 1859 1859 ऑफ द फ्लास 1860 सिलास मैरिनर 1861 1861 रोमोला 1862, 63. 1862 1863 फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल 1866. 1866 मिडिल मार्च 1871, 1871 72 डैनियल डी रोंडा
1876. 1876। जॉन क्रॉस, उनके अपने वो थे स्पाउस है, कोई बात नहीं, यहाँ तक हम लोगों ने तो ए बी पेज को हमने कवर कर लिया। अब कुछ नहीं है, जितना अभी तक हम लोगों ने बात किया सब वही है, उनका वर्क को लेकर के, किनके वर्क ये है। एडम मीर 1859, नबीला द फ्लासी, सब नॉवेल्स 1860, सिलास मैरना, Silas Mariner 1861, Romola 1863, Felix Holt, The Radical 1866, Middlemarch 1871-72, Query for Middlemarch, MS Novel 13, Octal Library, Harvard University, a digital facsimile of the manuscript. खैर कोई इसका वो नहीं है। डैनियल डिरांडा 1876। तो दीज वर द नॉवेल्स, ये उनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है और नॉवेलाज है। सीन्स ऑफ क्लेरिकल लाइफ, सीन्स ऑफ क्लेरिकल लाइफ 1857, और ये 3 हिस्सों में है। द सैड फॉर्च्यून्स ऑफ द रेवरेंड, REV जो लिखा है शॉर्ट में, रेवरेंड एमास बार्टन, मिस्टर गिलफिल्स लव स्टोरी, जानेट्स रिपेंटेंस 1859, Brother Jacob 1864, Impressions of Theophrastus such 1879. So I think you are getting it. ये उनका पोइट्री रहा है। Knowing that I must shortly put up this in a London drawing room, a minor prophet, all these things you hear, two lovers, the choir, the choir invisible, the choir invisible. So you get these things. So I think कि आपने उनका पोइट्री भी देख लिया है, आपने उनका नॉवेल भी देख लिया, आपने उनका शॉर्ट स्टोरी का ये भी देख लिया, और वो ट्रांसलेटर भी रही है। उनका रिव्यू भी था खास करके मॉडर्न पेंटर्स वगैरह जॉन रस्किन का लेकर के, और उनके अपने खुद के वर्क में ट्रांसीडेंटलिज्म है, रियलिज्म है, और साइकोलॉजिकल इंसाइट है, डिपिक्शन ऑफ रूरल इंग्लैंड इन डिटेल्ड वे या कंट्री साइड इंग्लैंड इन डिटेल्ड वे। So these were the points which I discussed with you. Now, if you have any issue, so you can ask. I don't think you have any issue or problem, because I already have shared most of the things already I have shared and you all have gone. So I will come with some important questions, but those questions I will discuss on my YouTube channel and tell others about that channel also. Just to share and go that video and content which I had shared with you in group, that was pros devices. उसमें आपको कुछ वर्ड मिल जाएंगे, एनालॉजी है, एनेक्डोट है, इन्वर्जन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिटरेरी टर्म्स का। इट्स योर टाइम, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग को मैंने